अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिसबा अशरफ। तो आज की क्लास जो है हमारी वो है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग की। ठीक है, तो हम टोटली इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग होती क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। डेफिनेटली कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो ब्रांच है अकाउंटिंग की। कॉस्ट अकाउंटिंग फोकस करती है रिकॉर्डिंग, एनालिसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, ये कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ना वो रिकॉर्ड करती है और एनालिसिस करती है, मैनेजमेंट करती है एसोसिएटेड कॉस्ट, जो प्रोडक्शन और सर्विसेज हम प्रोवाइड करने वाले हैं, जो प्रोडक्ट हम लॉन्च करने वाले हैं, जो सर्विसेज हम लॉन्च करने वाले हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट ये होता है इज़ टू प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देना कॉस्ट के बारे में, टू असिस्ट मैनेजमेंट इन मेकिंग डिसीजन मेकिंग। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, इज़ टू प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट। उस रेलिवेंट स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो हम लॉन्च करने वाले हैं उसके स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है कॉस्ट के बारे उसके उसमें बताई जाए और असिस्ट किया जाए मैनेजमेंट को, ताकि उनके लिए हेल्पफुल हो, वो वेल इन्फॉर्म्ड हो और डिसीजन ले सकें रिलेटेड टू प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है ना। ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई। समराइज़ करने का मतलब ये है कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज जो हम इन फ्यूचर देने वाले हैं उसके बारे में हमें जो है ना वो गाइडलाइंस देता है कि कितना उसमें मटेरियल लगेगा, कितना खर्चा आएगा, कितना एक्सपेंस आएगा, कितनी कॉस्ट होगी, क्या फिक्स कॉस्ट होगी, किस तरीके से वो मैनेज होगा, लॉन्च करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है ना कॉस्ट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करती है कि हमें ये प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, हेल्पफुल रहेगा या नहीं रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई डेफिनेशन से रिलेटेड। चलिए अब हम इसके की एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं जो डेफिनेशन से रिलेटेड हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इंक्लूड होती है कॉस्ट, कॉस्ट की टाइप्स, ठीक है, और तीसरी है कॉस्ट एलिमेंट्स, फोर्थ है कॉस्टिंग मेथड, फिफ्थ है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, सिक्स्थ है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, सेवन है कॉस्ट कंट्रोल एंड एनालिसिस। ठीक है ना। अब ये क्या चीज़ें होती हैं ये मैं आपको बताती हूँ। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? एनीथिंग फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज़ डिज़ायर्ड। जैसे प्रोडक्ट, सर्विस, प्रोजेक्ट हो गया, वो ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम मेजरमेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, कॉस्ट वो हो गया। फिर आता है डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो इजीली ट्रेसेबल होती है स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो इजीली ट्रेसेबल नहीं होती। इनमें फ़र्क ये है कि डायरेक्ट कॉस्ट, लेट सपोज आप चेयर बना रहे हैं, वो आपको नज़र आ रहा है, वो सब डायरेक्ट कॉस्ट है, उसके आपने ख़रीदी है। लेकिन उसके लिए और उसमें जो आपने लकड़ी वगैरह लगाई, पेंट वगैरह लगाया, वो आपको नज़र आ रहा है। कीले वगैरह भी कभी कभी नज़र आ रही होती हैं। बट अगर उसमें कोई वो हो जाए, अगर वो टूट जाए, तो हम क्या करते हैं कि कहीं ग्लू लगा दिया, इस तरीके से हाइड किया कि हमें पता ही नहीं चला, वो ट्रेसेबल नहीं, हालांकि हमारी कॉस्ट इनकर्ड हुई है उसमें, लेकिन हम ट्रेस नहीं कर पा रहे, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी जो ट्रेसेबल नहीं होती बट एलोकेट होती है। ठीक है ना। अच्छा, कॉस्ट टाइप की अगर हम बात करें तो कॉस्ट टाइप में 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट हैं: फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो हर हाल में हमें जो है ना पेड करनी होती है, उसमें रेंट वगैरह आ जाता है। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो लेवल ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी पर डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, लेबर हमारी बढ़ती जाएगी, तो ज़ाहिर है फिर कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये वेरी करता है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट ये है कि ज़ाहिर है अब जैसे हमारी लेबर बढ़ती जा रही है, प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, तो हमें स्पेस भी ज़्यादा चाहिए, तो हमारी जगह भी फिर हमें एक्सपेंशन करनी होगी, तो इससे क्या होगा कि हमारी फ़िक्स कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो इसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट को मिक्स्ड कॉस्ट भी कहते हैं। इसमें बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। ठीक है ना। कॉस्ट एलिमेंट्स की अगर बात करें तो कॉस्ट एलिमेंट में 3 चीज़ें होती हैं: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट लेबर मटेरियल वही है जिस पे हम डायरेक्टली काम कर रहे हैं, चेयर बना रहे हैं, कुर्सी हो गई, टेबल हो गई, उसकी लकड़ी ले आए, कीले ले आए, कटर ले आए, उसको प्रिपेयर कर रहे हैं,
सारी चीज़ें। डायरेक्ट लेबर वो है जो उस स्पेसिफिक चेयर और टेबल को बनाने पर काम कर रहा है, वो डायरेक्ट लेबर पे है। फैक्ट्री ओवरहेड इनडायरेक्ट कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे इनकर्ड होती है, उसमें ना रेंट आ जाता है, ये फैक्ट्री ओवरहेड में आता है। ठीक है ना, ये डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। कॉस्टिंग मेथड कौन सा होता है? एक होता है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग वो होता है जिसमें हम स्पेसिफिक जॉब्स पे या बैच पे और स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे हम काम कर रहे हैं। स्पेसिफिक प्रोडक्ट जैसे हमें एक ऑर्डर मिला है कि हमें भाई 500 कमीज़ें चाहिए, तो वो हमारा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में आ जाएगा। 500 कमीज़ें हमें बनानी है, स्पेसिफिक जॉब पे है। प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है, हम कंटिन्यूस चल रहे हैं। अब हमें स्पेसिफिक 500 कमीज़ें नहीं बनानी है, अब हमारा कारखाना ही कमीज़ों का है पूरा। तो हमारा काम ही यही है कि हम साल के अंदर जो ना लाखों की और करोड़ों की प्रोडक्शन करते हैं, कपड़ों की या फिर चेयर्स की या टेबल्स की, जिस चीज़ की भी। ज़्यादा हर ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाद में आती है, पहले कॉस्टिंग आती है। कॉस्टिंग सबसे पहले होती है, उसके बाद जाके फिर हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। पहले चीज़ों को तैयार किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वो होती है जो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड फॉर कॉस्ट एंड देन कंपेयरिंग एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वो होती है कि हम डिटरमाइन करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं कि भाई इसकी कॉस्ट ये होगी। फिर क्या होता है कि ना एक्चुअली जब हम उन चीज़ों को बाय करने जाते हैं तो वो चीज़ें उस प्राइस पे नहीं होती जो हमने सोची हुई होती हैं। क्या पता वो महंगी होती है, सस्ती होती है। फिर हम उसको बाय कर लेते हैं और फिर कंपेयर करते हैं, तो वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आ जाता है। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है, इसको एबीसी भी कहते हैं। ये एलोकेट्स होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर, बेस्ड ऑन एक्टिविटीज़ दैट ड्राइव दैम, प्रोवाइडिंग अ मोर एक्यूरेट व्यू ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ये इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर जो है ना ये इन्वॉल्व होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अच्छा, 7 कॉस्ट कंट्रोल एंड एनालिसिस। कॉस्ट कंट्रोलिंग क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए, मतलब कम से कम पैसा उसमें लगे, उसको कहते हैं। अच्छा, कंट्रोलिंग में ये भी आता है कि मॉनिटरिंग हो रही हो प्रॉपर, हमारे पैसे ज़ाया ना हो रहे हो, वेस्ट ना हो रहे हो, उस चेक एंड बैलेंस रखें, उसको कंट्रोलिंग कहते हैं। मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग कहते हैं। जो हमारा बजट है और प्लान अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग हमारा काम वो प्रोडक्ट प्रिपेयर हो जाए। वेरिएंस एनालिसिस में ये होता है कि कंपेयर करते हैं हम एक्चुअल कॉस्ट को और बजट को, स्टैंडर्ड कॉस्ट को। फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं डिस्क्रिपेंसी कहाँ पर आई है। हमारी कॉस्टिंग में जो हमने पहले एक प्रेडिक्शन की थी वो एक्यूरेट बैठी है या नहीं बैठी है, उससे ज़्यादा का अमाउंट हुआ है या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हुई है, बजट से बाहर चीज़ गई है। ये सारी चीज़ें बनने के बाद पता चलती हैं, तो हम उसका कंपैरिजन करते हैं और एनालिसिस करते हैं कि फ्यूचर में वो एक्टिविटी हमें कंटिन्यू भी करनी है या नहीं। ठीक है ना, तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्रूशियल है फॉर बिजनेसेस के लिए टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज देयर कॉस्ट एफिशिएंटली। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है बहुत डिपेंड करता है कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए। बजटिंग, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ होती है, बजटिंग होती है, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ होती है। ओवरऑल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ जाता है ये सारी चीज़ें। ठीक है ना, तो कहने का अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्सेस कॉस्ट अकाउंटिंग। सही है, दोनों में फ़र्क क्या है। और सबसे पहले तो है पर्पज़ है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो का पर्पज़ है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग फॉर स्टेक होल्डर्स जो हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, शेयर होल्डर्स, उनके लिए उनको इनकम स्टेटमेंट और जो है बैलेंस शीट तो दिखानी होती ना कि हमें कितना रेवेन्यू हुआ है। उनका कॉस्ट अकाउंटिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हाँ, सही है ना, तो वो हमारी जो है ना कंपनी प्रोफाइल, हमारा टर्नओवर, हमारा रेवेन्यू देखकर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम रेडी करते हैं उस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, वो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग कहलाती है। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस क्या है, इंटरनल मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम इंटरनली किसी भी प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज देने वाले हों तो उसकी डिसीजन मेकिंग कर सकें कॉस्ट अकाउंटिंग में। यूज़र्स कौन कौन होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूज़र्स होते हैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, जो आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो इसके यूज़र्स होते हैं। बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ना एक्सटर्नली यूज़ की जाती है। इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होता है।
ठीक है ना। टाइम हॉरिजॉन ये है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिस्टोरिकल पे चलती है, कॉस्ट अकाउंटिंग हिस्टोरिकल और फ्यूचर ओरिएंटेड के लिए होती है। हिस्टोरिकल पे भी चल रही होती है और फ्यूचर ओरिएंटेड में डिसीजन मेकिंग के लिए काम आती है। रेगुलेटरी एंड कंप्लाइंसेस ये है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ना गवर्नमेंट जो है IFRS और IS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग चलता है, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये इसकी रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस है। नंबर 5 है स्कोप। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्कोप ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव होती है, फाइनेंशियल ओवरव्यूज़ देती है, एनालिसिस देती है रेशियो एनालिसिस के थ्रू। कॉस्ट अकाउंटिंग जो ना उसका स्पेसिफिक जो फोकस होता है ना वो प्रोडक्शन पर, कॉस्ट पे होता है, प्रोडक्शन की कॉस्ट पे होता है। स्पेसिफिक प्रोडक्ट हो या मल्टीपल प्रोडक्ट हो, उस स्पेसिफिक प्रोडक्शन की कॉस्ट पर उसका फोकस होता है सबसे ज़्यादा। तो ये डिफरेंस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में। अच्छा, अब हम बात करेंगे रोल क्या है आजकल कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो भाई कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक टूल जो है हमारे बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है आजकल, कॉस्ट कंट्रोल के लिए, प्राइसिंग डिसीजन मेकिंग के लिए, बजटिंग के लिए और ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। ओवरऑल कॉस्टिंग बहुत ज़रूरी है। ये सपोर्ट करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को और हेल्प करता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को, गाइड करता है कि हमारी स्ट्रैटेजिक हमारा इनिशिएट लेना चाहिए उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग या नहीं। बहुत सारे मेथड्स हम फॉलो करते हैं। ये हेल्प करता है हम अंडरस्टैंड करने में कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की, कि हमें कैसे किस तरह कहाँ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करनी है। एडिशनली मैं कहना चाहूँगी कि कॉस्ट अकाउंटिंग इंश्योर करती है कि कंप्लाइंस विद रेगुलेशन, एड्स इन एक्यूरेट इन्वेंट्री वैल्यूएशन और इन्हेंस करता है ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को। ठीक है ना। ये बहुत वाइटल रोल प्ले करता है नेविगेटिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, फोस्टरिंग एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब कहने का ये है इन शॉर्ट कि रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग टुडे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में हेल्प करता है, परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करता है, बजटिंग और प्राइसिंग के डिसीजन को लेने में और ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग को भी और कॉस्ट कंट्रोलिंग को भी। ठीक है ना। ये एक हमें पूरा एक ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में और इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हमारे बहुत काम आता है। इसके अलावा जो है मॉडर्न बिजनेस में जो है ना एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी क्रिएट करता है। तो नाउ डेज इसका रोल तो यही है। इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में भी यही बात है कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ क्रूशियल for informed decision making, efficient resources allocation and overall financial success in business। इसका मतलब ये है कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ना बहुत ही क्रूशियल है। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको वेल इन्फॉर्म रखता है ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सकें और रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट कर सकें और ओवरऑल फाइनेंशियल सक्सेस पा सकें अपने बिजनेस के अंदर। ओवरऑल फाइनेंशियल सक्सेस, ये इसकी इम्पोर्टेंस है। अब हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग की ना बहुत सारी कैटेगरीज है, सिवरल ब्रांचेज हैं और हर ब्रांच का अलग अलग पर्पज़ है, ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। सबसे पहले तो हो गई फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हमारी डेफिनेटली एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह जो होती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनीज़ की बताती हैं, उसकी पोजीशन बताती हैं, ओवरव्यू देती है कंपनी के बारे में। ये जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है वो एक्सटर्नल शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर्स के लिए होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है एक, वो भी इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होती है, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के काम आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ना वो स्पेशलाइज्ड होती है ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। अच्छा, ये स्पेशलाइज्ड है ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। ये फोकस करती है ट्रैकिंग और एनालिसिस कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये कॉस्टिंग करती है उस रिलेटेड टू दी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो हम फ्यूचर में इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करवाने जा रहे हैं, उसकी कॉस्टिंग में हमारी हेल्प करती है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है ना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है प्लानिंग, कंट्रोलिंग और बिजनेस ऑपरेशन और डिसीजन मेकिंग में भी। ठीक है। और कॉस्ट अकाउंटिंग का में और ये फ़र्क है कि ये जो है हमें
प्रोडक्शन और सर्विसेज से रिलेटेड जो है ना हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग के लिए कि कितनी कॉस्टिंग होगी, क्या बजटिंग होगी, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ वगैरह क्या क्या होंगी, ठीक है ना। एक होती है टैक्स अकाउंटिंग, नंबर 4 ये इन्वॉल्व होती है प्रिपरेशन ऑफ फाइलिंग टैक्स रिटर्न, इंश्योरेंस, कंप्लाइंस विद टैक्स लॉज एंड रेगुलेशन। डेफिनेटली कंपनी है तो उसके टैक्सेस भी तो पे करने पड़ेंगे हमारे पाकिस्तान के मुल्क में, तो उसकी भी एक अलग से अकाउंटिंग होती है, टैक्स की अकाउंटिंग, ठीक है। ऑडिटिंग हो गई, ऑडिटिंग देखो ईयरली ऑडिटिंग होती है जो जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ये इन्वॉल्व होते हैं एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में कहीं गलती तो नहीं है, इंडिपेंडेंट ओपिनियंस होते हैं इसमें, बाकायदा ऑडिटर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर किया जाता है, और एक्यूरेसी दिखाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग है। फॉरेंसिक अकाउंटिंग अप्लाइज करता है इन्वेस्टिगेशन स्किल्स को, और एग्जामाइन करता है कि फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज तो नहीं है, कहीं फ्रॉड तो नहीं है, कोई लीगल मैटर्स तो नहीं है, कोई लिटिगेशन सपोर्ट तो नहीं है। ये सारी चीज़ें फॉरेंसिक अकाउंटिंग में आती हैं। गवर्नमेंट अकाउंटिंग की ये होती है कि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है स्पेसिफिकली एक जो है ना गवर्नमेंट एंटिटीज़ और एजेंसीज़ के लिए ही होती है। वो अपने ही अलग एक्सटर्नली नहीं करते, वो अपनी एजेंसी के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जाती है। फिर उसके बाद बजट वगैरह भी तो ये लोग प्रोवाइड करते हैं। एनपीओ नॉन प्रॉफिट अकाउंटिंग भी ये होती है कि इसकी अकाउंटिंग बड़ी यूनिक होती है। ये एम्फेसाइज कर ट्रांसपेरेंसी होती है डोनर्स और स्टेक होल्डर की से। नॉन प्रॉफिट अकाउंटिंग ये एड्रेस करती है कि ये बहुत एक तो ये है यूनिक अकाउंटिंग है। नीड्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो ना डोनर्स होते हैं और स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो डोनर से ही ज़ाहिर सब्सक्रिप्शन डोनेशंस आते हैं, ज़कात आते हैं, तो इसके लिए भी हमें एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करनी पड़ती है। तो ये एक डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, इसमें प्रॉफिट नहीं होता, इसमें डोनेशंस होते हैं, सब्सक्रिप्शंस होते हैं, ये रेवेन्यू नहीं कहलाता, ठीक है ना। इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग ही होती है। सोशल अकाउंटिंग में ये होता है कि सोसाइटी ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे कितना आ रहा है, ये सारी चीज़ें ये इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग होती है। एचआर की अकाउंटिंग ये होती है कि क्वांटिफिकेशन, एचआर को मेजरमेंट करने के लिए बनाई जाती है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, और उसकी परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करने के लिए ये अकाउंटिंग की जाती है। एचआर की अकाउंटिंग भी अलग होती है, लेकिन हमारे सिलेबस का पार्ट अभी सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ठीक है। बाकी अकाउंटिंग हमारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, और आगे भी अभी फ़िलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं होगा इनका कि ये सारी अकाउंटिंग्स ऐड कर दें। तो दीज ब्रांचेस कलेक्टिवली कवर अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ कैटरिंग टू द डाइवर्स नीड्स ऑफ बिजनेसेस, गवर्नमेंट एंटिटीज़, एनपीओज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड दी अदर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो है अकाउंटिंग भी वेरी करती है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग हमेशा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करती है, मैन्युफैक्चरिंग पे, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं। ट्रेडिंग अलग होता है, मैन्युफैक्चरिंग अलग होता है। इसका डिफरेंस मैं बता दूँ, मैन्युफैक्चरिंग वो होता है जो चीज़ें खुद बनाते हैं और बेचते हैं। ट्रेडिंग में ये होता है कि चीज़ बनी बनाई हमने ले ली और अब हम उसको आगे बेच रहे हैं, ये ट्रेडिंग में आता है। हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो एडवांटेजेस का सबसे पहले तो ये है कि ये कॉस्ट कंट्रोल करता है, ठीक है ना। एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, कॉस्ट को कंट्रोलिंग करता है, डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करता है, रेलिवेंट डेटा और मैनेजर डिसीजन को वेल इन्फॉर्म्ड रखता है। परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन होती है जिसमें हम मेजर कर सकते हैं और इवेल्यूएट कर सकते हैं डिपार्टमेंटल और प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस को। बजटिंग और प्लानिंग होती है एडवांटेजेस में, फैसिलिटेट करता है ये रियलिस्टिक फाइनेंशियल प्लानिंग को और रिसोर्सेज एलोकेशन को बजटिंग एंड प्लानिंग में। उसके बाद जो है नंबर 5 है ऑप्टिमाइज्ड रिसोर्सेज यूज़। इसका एक एडवांटेज ये भी है कि ये आइडेंटिफाई कर और रेक्टिफाई करता है इनएफिशिएंसीज को और इम्प्रूव करता है रिसोर्सेज को किस तरह यूटिलाइज करना है। लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ये है कि इन्वॉल्व होता है कॉस्ट एलोकेशन में। लिमिटेशंस का मतलब डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन लिमिटेशन का मतलब तो वैसे ये होता है कि एक लिमिट, तो उसमें एक लिमिट होती है। सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व सब्जेक्ट कॉस्ट एलोकेशन लीडिंग टू पोटेंशियल बायसेस। देखो ये सब्जेक्टिव कॉस्ट एलोकेशन मतलब इतना है कि जो बजट हमने डिसाइड किया हम उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा कॉस्ट कटिंग ही कर रहे होते हैं।
कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी, इम्प्लीमेंटिंग और मेंटेनिंग सिस्टम कैन बी एडमिनिस्ट्रेटिवली कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनिंग सिस्टम को मेंटेन करना बहुत डिफरेंट होता है। एडमिनिस्ट्रेटिवली ये कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्सिटीज़ इसमें बहुत ज़्यादा होती हैं। हिस्टोरिकल फोकस अगर हम लाएँ, हिस्टोरिकल डेटा पे अगर हम चल रहे हो तो हमारा जो डेटा होगा अभी करंटली वो रेलिवेंट नहीं होगा। ज़ाहिर है, क्योंकि प्राइसेस आगे पीछे होते रहते हैं, रेट आगे पीछे होते रहते हैं तो हमारे जो हम हिस्टोरिकल फोकस पे अगर हम काम करेंगे तो हम तो डूब जाएंगे यार। हमारी कॉस्टिंग की जो रिपोर्ट होगी वो इतनी एक्यूरेट नहीं होगी जितनी एक्यूरेट हमें चाहिए, एज़ पर दी डिमांड और नीड्स नहीं होगी। आज के रेट में और कल के रेट में बहुत फ़र्क होता है भाई, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। अजम्पशन डिपेंडेंस, अजम्पशन में ये होता है कि रिज़ल्ट हमेशा मिसलीड कर जाता है, इनएक्यूरेट भी होती हैं। अजम्पशंस हमेशा सही नहीं होती। अज्यूम करना किसी बात को, खुद से अंदाज़ा लगा के कोई बात कहना, बट रियलिटी में वो बात एग्जिस्ट ही ना करती हो। तो अजम्पशन डिपेंडेंसी जो है ना, ये एक बहुत लिमिटेशन है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। अजम्पशन नहीं करनी है, प्योर हमें जो है ना सर्वे के बाद बात करनी है। नेगलेक्ट्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स, ये है प्राइमरी फोकस है ऑन क्वालिटेटिव डेटा, इग्नोरिंग क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। ठीक है, तो निगलेक्ट्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स ये है कि हमें प्राइमरी फोकस करना है क्वांटिटेटिव डेटा में, इग्नोर करना है क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट को। अच्छा, क्वांटिटेटिव डेटा मैं बता चुकी हूँ जो काउंटेबल होते हैं, और क्वालिटेटिव जो है वो अनकाउंटेबल होते हैं। रेजिस्टेंस टू चेंज, एम्प्लॉयज़ में रेजिस्ट चेंज इन कॉस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिस। देखो, एम्प्लॉयज़ जो है ना रेजिस्ट हो जाते हैं कभी कभी जो है ना, और चेंजेस चाहते हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिस करने में, मतलब ये तो होता ही है। डेटा एक्यूरेसी डिपेंडेंसी रिलाइज ऑन एक्यूरेट डेटा, एरर्स इन एंट्री कैन डिसॉर्ट रिजल्ट। देखो, अगर रिलाइज ऑन एक्यूरेट डेटा अगर हम उस पर करें, अगर और कोई एंट्री एरर आ जाए तो डेफिनेटली हमारा जो है ना वो पूरा रिज़ल्ट डिस्टॉर्ट हो सकता है। तो हमें डाटा एक्यूरेसी का बहुत ख्याल रखना चाहिए, उसके ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए। हमें अपने बिहाफ पे भी पूरी इन्वेस्टिगेशन और सर्वे रखना चाहिए जो हमने डेटा कलेक्ट किया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि डेटा कौन सा है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है। प्राइमरी वो होता है डेटा जो हम खुद से इन्वेस्टिगेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे होते हैं। और सेकेंडरी डेटा वो होता है हम किसी और की सर्वे और किसी और की एनालिसिस पे अपनी रिपोर्ट्स वगैरह प्रिपेयर कर रहे होते हैं। अब ये नहीं पता होता हमें कि वो सेकेंडरी डेटा जो है वो रेलिवेंट है भी या नहीं है, रिलायबल है भी या नहीं है। तो डेटा एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है, और प्राइमरी डेटा तो बहुत ही अच्छा होता है। हाँ, हम ओपिनियन ले सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, अपनी मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये कॉस्ट अकाउंटिंग है नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस, इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी में डिटर स्मॉलर बिजनेसेस। स्मॉलर बिजनेस के लिए ये इतना सूटेबल नहीं होता, ठीक है। लिमिटेशन ये है इसकी, ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जिसके साइज बहुत बड़े बड़े होते हैं उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। स्मॉल बिजनेसेस के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ नॉट रेलिवेंट। अच्छा, स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ये है कि कॉस्ट, नंबर वन क्या है, स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। कॉस्ट असर्टमेंट, ये आइडेंटिफाई और मेजर करता है ऑल प्रोडक्शन की कॉस्ट को, ये सब को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। नंबर टू, कॉस्ट कंट्रोलिंग इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। मॉनिटरिंग मैनेजिंग कॉस्ट एफिशिएंसी है क्या नहीं है। प्रोडक्ट कॉस्टिंग इसमें डिटरमाइनिंग करता है कॉस्ट फॉर प्राइसिंग और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। बजटिंग होती है इसके अंदर, डिसीजन सपोर्ट होते हैं, और उसके बाद परफॉर्मेंस मेजरमेंट होती है जिसमें इवैल्यूएशन किया जाता है डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस को। इन्वेंट्री वैल्यूएशन होता है, हमने एक पूरा चैप्टर पढ़ा है इसके बारे में, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग का ही पार्ट होता है। इंश्योर करते हैं हम इसमें कि एक्यूरेट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री हो रही है या नहीं, सही है ना। उसके बाद एक कॉस्ट रिडक्शन, आइडेंटिफाई करते हैं कि वेस्ट और इनएफिशिएंसीज फॉर इम्प्रूवमेंट। आइडेंटिफाई करना होता है कॉस्ट रिडक्शन में कि हम लोग कोई चीज़ वेस्ट ना करें, कुछ इनएफिशिएंसीज ना लाएं। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के बहुत काम आता है कॉस्ट अकाउंटिंग, ये कंट्रीब्यूट करता है कि हम स्ट्रैटेजिक इनिशिएट लें,
पूरी प्लानिंग के साथ से। ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होती है, एलोकेटिंग कॉस्ट बेस्ड ऑन ड्राइविंग एक्टिविटीज़। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होती क्या है, सही ना। तो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग सपोर्टिंग, ये सपोर्ट करता है ज़ाहिर है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, बहुत सपोर्टिंग होता है। ज़ाहिर है वो जब चीज़ बनती है तो फिर मैन्युफैक्चर होती है, तभी तो मार्केट में लॉन्च होती है और फिर वो फाइनेंशियल का पार्ट बनती है। तो कॉस्टिंग जो है ऑल्सो सपोर्टिंग एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कॉस्ट ऑडिट भी किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। इंश्योर्स आइडेंटिफाई की जाती है इम्प्रूवमेंट, क्योंकि ज़्यादा उसमें भी डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, तो उसकी भी ऑडिटिंग की जाती है। बेंचमार्क ये होता है कि कंपेयरिंग कॉस्ट टू इंडस्ट्री बेंचमार्क्स। बेंचमार्क्स जो है कॉस्ट हमारी ऐसी होनी चाहिए प्रोडक्ट की कि वो हमारे बेंचमार्क के अकॉर्डिंग हो। कॉस्टिंग का भी हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि भाई दो चीज़ें हैं हमारे पास। एक चीज़, हम दो प्रोडक्ट बिक रहे हैं मार्केट के अंदर, एक प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट बिक रहा है 10 रुपये का और वही सेम प्रोडक्ट बिक रहा है 200 रुपये का। तो मार्केट ऑटोमेटिकली जो है ना प्रोडक्ट खरीदेगी 200 रुपये वाले का, 10 रुपये वाले को छोड़ के। क्या सोच के कि यार शायद 10 रुपये वाले में वो बात नहीं है जो 200 वाले में, 200 वाला ओरिजिनल है जब भी, तो उसके प्राइस ज़्यादा है। तो इससे क्या होता है कि ना ये 200 जिसने रखा है ना, उसने अपने बेंच मार्क को अपना जो है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, अपने नाम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। कॉमन कॉस्टिंग होती है हमारी, जो टेक्निक्स होती है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। सबसे पहले तो है जॉब कॉस्टिंग, जो ट्रैक करता है कॉस्ट फॉर स्पेसिफिक कस्टमर ऑर्डर्स के लिए। जॉब कॉस्टिंग स्पेसिफिक होती है ना। फिर बैच कॉस्टिंग, जिसमें हमारा एवरेज कॉस्ट निकालनी होती है ओवर ग्रुप ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स के लिए। प्रोसेस कॉस्टिंग होती है, एवरेज कॉस्ट हमें निकालनी होती है कंटिन्यूस प्रोडक्शन की। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जिसमें हम ट्रैक करना होता है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स जो हम लेते हैं, उसकी कॉस्टिंग को हमें ट्रैक करना होता है जो लॉन्ग टर्म चल रहे होते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में ये होता है असाइनिंग कॉस्ट, वो होती है जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट्स को फॉलो कर रही होती है, उसकी कॉस्टिंग हम देखते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ये होता है कंपेयर करते हैं हम एक्चुअल कॉस्ट को और प्री डिटरमाइंड मतलब पहले डिटरमाइंड की हुई स्टैंडर्ड्स को। मार्जिनल कॉस्ट में ये होता है वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन मार्जिन को हम फोकस करते हैं। ऑब्जर्वेशनल कॉस्टिंग में ये होता है कि ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू प्रोडक्ट को जो है ना हम एलोकेट्स करते हैं ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग में। उसके बाद है ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एलोकेट करती है कॉस्ट बेस्ड इन ड्राइविंग एक्टिविटीज़ को। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में ये होता है कंसीडर किया जाता है टोटल कॉस्ट ओवर प्रोडक्ट लाइफ। टोटल कॉस्ट को भी कंसीडर किया जाता है उसकी प्रोडक्ट्स लाइफ के ऊपर। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में ये होता है कि रिकॉर्ड एक्चुअल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ पीरियड। कॉस्टिंग तो हमने हिस्टोरिकल की है, बट रिकॉर्ड हम करें एक्चुअल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ पीरियड। एंड लास्टली यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, कॉमन कॉस्टिंग मेथड है सिमिलर इंडस्ट्रीज़ में। द चॉइस डिपेंड ऑन बिजनेस नेचर, प्रोडक्ट्स टाइप एंड इंफॉर्मेशन नीड्स। ठीक है ना, ये आपकी टेक्निक्स हो गई। फिर हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया। कॉमन क्लासिफिकेशन है कॉस्ट की, वो मैं डिफ़ाइन कर देती हूँ। बाय नेचर जो एलिमेंट होते हैं डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल में। बाय बिहेवियर क्लासिफिकेशन जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है, वो भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट तो दोबारा चीज़ें पढ़ना मेरे ख्याल में। बाय ट्रेसेबिलिटी, डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट जो ट्रेस हो सके, जो ट्रेस ना हो सके। बाय फंक्शन जो है प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग होती है। डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल डायरेक्टली यूज्ड जो होते हैं प्रोडक्शन में, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, ये हम पढ़ चुके हैं। नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट हो गई। नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो होती है, ये इस बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो होती है सेलिंग कॉस्ट, कॉस्ट रिलेटेड टू सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज लाइक एडवर्टाइजमेंट, सेल्स कमीशन। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, जर्नल कॉस्ट ऑफ रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन लाइक ऑफिस सैलरीज, ऑफिस सप्लाइसेस। सही ना, ये तो वैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट होता है, लेकिन कॉस्टिंग भी हो रही होती है, ज़्यादा लेबर हायर की हुई होती है हमने। तो एडमिनिस्ट्रेटिव भी कॉस्ट, उसकी भी हम कॉस्ट जो है प्रोडक्ट्स में लेते ही हैं। ज़्यादा सेल्स करेंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा, तभी तो हम सैलरियाँ देंगे। बाई टाइम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे इनकर्ड होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्री ऑपरेशनल कॉस्ट होता है इनकर्ड बिफोर स्टार्टिंग, हम कॉस्ट जो है पहले से ही इनकर्ड कर देते हैं बिफोर स्टार्टिंग ऑपरेशंस। ठीक है। फ्यूचर कॉस्ट
प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट ये होता है कि हम एंटीसिपेटेड कॉस्ट, फ्यूचर कॉस्टिंग, उस पर हम डिसीजन मेकिंग लेते हैं। बाय कंट्रोलेबल नेचर ये है कि कंट्रोलेबल कॉस्ट वो होती है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट ये होती है जो कंट्रोल नहीं हो पाती। अनकंट्रोलेबल भी होती है, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पर्टिकुलर मैनेजर, उनकी कंट्रोल से बाहर जा रही होती है कॉस्टिंग। डिसीजन हॉरिजॉन में अगर हम जाएँ, संक कॉस्ट वो होती है जो कभी इनकर्ड तो हो जाती है बट कभी भी रिकवर नहीं हो सकती, समझो डूब गई। सही है, संक कॉस्ट हुआ है, वो पैसा आपका डूब गया, आपने पैसा लगाया वो डूब गया। इंक्रीमेंटल कॉस्ट और डिफरेंशियल कॉस्ट वो है, वो एडिशनल कॉस्ट होती है रिजल्टिंग फ्रॉम आ स्पेसिफिक डिसीजन। अगर हम बीच में प्रोडक्शन तो हमने स्टार्ट करवा दी, बीच में हमें एक स्पेसिफिक डिसीजन लेना लग गया, तो वो एक एडिशनल कॉस्ट भी उसमें हमारी इनकर्ड हो गई, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ी थी कि हम ऑल्टरनेटिव एक हमारे पास दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो हम एक को ऑप्ट करते हैं, सेकेंड वाली अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ देते हैं, तो जिसको हम छोड़ते हैं वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, ठीक है ना। एक अपॉर्चुनिटी को हम सेक्रीफाइस करते हैं। बाय एसोसिएशन विद प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में डायरेक्ट कॉस्ट, फिर बात करेंगे बाय एसोसिएशन विद प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो डायरेक्ट कॉस्ट और कॉमन कॉस्ट में ये है कि कॉस्ट डायरेक्टली लिंक्ड होती है पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज से, डायरेक्ट कॉस्ट होती है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और कॉमन कॉस्ट वो होती है डायरेक्ट कॉस्ट शेयर करती है और बाय मल्टीपल प्रोडक्ट्स। कॉमन कॉस्ट वो होती है जो इनडायरेक्ट कॉस्ट शेयर करती है बाय मल्टीपल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से, सही है ना। उसके बाद है बाय बिहेवियर एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ABC। उसमें आता है यूनिट लेवल कॉस्ट। यूनिट लेवल कॉस्ट मतलब कॉस्ट एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। बैच लेवल ऑफ प्रोडक्शन इनकर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ बैच ऑफ प्रोडक्शन, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम कर रहे हो। प्रोडक्ट लाइन कॉस्ट रिलेटेड टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन, स्पेसिफिक किसी प्रोडक्ट का अगर हम काम कर रहे हो। अच्छा, फैसिलिटी लेवल कॉस्ट इनकर्ड फॉर ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द फैसिलिटी। फैसिलिटी लेवल कॉस्ट वो होती है, वो इनकर्ड होती है जो ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में हमारी इनकर्ड होती है। बाय पेमेंट टर्म्स होते हैं कैश कॉस्ट, जो हम पेड करते हैं कॉस्ट को कैश के अंदर, और नॉन कैश वो होती हैं विच पेमेंट इज़ नॉट मेड इमीडिएटली, लाइक डेप्रिसिएशन वगैरह। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसीजन ऑफ कॉस्ट फॉर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना। मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग किस तरह इफेक्ट होती है, कॉस्ट आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया, सही है ना। मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट वो होती है जो एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट होती है प्रोडक्शन के पर यूनिट पर, ठीक है। और टोटल कॉस्ट वो होती है जिसमें सम ऑफ फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट आ रहा होता है। सम ऑफ फिक्स यानी कि फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल कॉस्ट निकल कर आती है। मार्जिनल और टोटल कॉस्ट मैंने आपको बता दिया है। मार्जिनल एडिशनल कॉस्ट होती है और टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों आ जाता है। इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल कॉस्ट में ये है कि इंक्रीमेंटल होती है एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट, ठीक है ना, प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट। और डिफरेंशियल कॉस्ट होती है कि कॉस्ट का डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेटिव कॉसेज ऑफ एक्शन। कोई एक्स्ट्रा, हम ये ऑलरेडी पहले भी ऊपर पढ़ चुके हैं, कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस अनकर्ड हो गया हो, कोई हमने स्पेशल डिसीजन ले लिया हो तो हमें एक ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन लेना पड़ा जिससे हमारी डिफरेंशियल कॉस्ट इनकर्ड हुई। शट डाउन कॉस्ट वो होती है जिसमें हम जो है ना टेम्प्रेरी स्टॉप कर देते हैं अपनी प्रोडक्शन को, शट डाउन के पोजीशन पर आ जाते हैं, बिजनेस ऑपरेशन को रोक देते हैं। और एडल लेबर, एडल का मतलब होता है फजूल, उर्दू में तो यही मीनिंग है, फजूल और फारिग। एडल लेबर को हम जो है रोक देते हैं। मेंटेनेंस ड्यूरिंग शट डाउन, मेंटेनेंस वगैरह करते हैं। और पोटेंशियल रीस्टार्टिंग कॉस्ट, पर उसके बाद हम जो है रीस्टार्ट करते हैं एक पोटेंशियल लेवल पर, तो रीस्टार्टिंग कॉस्ट भी इसमें इनकर्ड हो जाती है। अर्जेंट कॉस्ट वो होती है, नॉट अ स्टैंडर्ड टर्म, could refer to cost needing immediate attention such as emergency। कोई emergency हो गई, urgent cost उसमें लगती है। रश, कोई ऑर्डर बढ़ गया हो, रश एंड ऑर्डर। और अदर अनप्लान एंड इमीडिएट एक्सपेंस, कोई बहुत इमीडिएट एक्सपेंस हो गया हो, कोई हर चीज़ ख़राब हो गई हो, या कुछ फ़ौरन से कोई डेडलाइन आ गई हो, अभी के अभी काम करके देना है 1 घंटे के अंदर, तो उसमें अर्जेंट कॉस्ट आपकी रिक्वायर्ड हो जाएगी, ठीक है। एबनॉर्मल कॉस्ट वो होती है जो नॉन रिकरिंग कॉस्ट होती हैं, और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइक एक्सीडेंट और नेचुरल डिसास्टर्स, जैसे बारिश हो गई, हमारा सारा सामान था वो ख़राब हो गया,
अर्थक्वेक आ गया, ये नॉर्मल नहीं होता। ये डे टू डे ऑपरेशन जो है ना, इसका पार्ट नहीं होता। एबनॉर्मल कॉस्ट हमेशा जो है ना इनकर्ड होता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट से और एक्सीडेंटली। कैपेसिटी कॉस्ट में ये होता है कि है ना, प्रोडक्शन की हम जितने हमारी प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, हमारी कैपेसिटी मतलब हमारा एरिया भी हमें उसी तरह बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन कैपेसिटी हमें फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट, रिसोर्सेज जो उस पोटेंशियल आउटपुट को मीट कर सके। तो हमारी जो है ना तो लास्ट हम बढ़ रहे थे कैपेसिटी कॉस्ट। ये है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, हमें जगह की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो हम फिर एक नई जगह लेंगे, तो नई जगह लेंगे, नए इक्विपमेंट होंगे, नए रिसोर्सेज होंगे उसको, ताकि हम उस आउटपुट की जो नीडेड हैं उन सबको मीट कर सकें। तो ये एक कैपेसिटी कॉस्ट इनकर्ड हो जाएगी। बट ये वेरी करता है डिमांड लेवल पर। अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली हम अपनी सप्लाई बढ़ाएंगे तो फिर हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी है, तो हमारी कैपेसिटी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये क्लासिफिकेशन हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज और मैनेज करने में कॉस्ट इफेक्टिवली, प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इंसाइट फॉर डिसीजन मेकिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग का हमारा चैप्टर जो 1 है वो उसका थ्योरी बिल्कुल कंप्लीट हो गई। आई होप अगर कोई क्वेरी हो मुझसे पूछ लेना, और आई होप तुम लोगों को ये कॉस्ट की बेसिक चीज़ें जो मैंने तुम्हें बताई हैं वो तुम समझ गए होंगे। बुक को स्टडी कर लेना, कोई क्वेश्चन हो मुझसे सवाल कर लेना, ठीक है। और बेसिक्स लेके चलना है। मैं इस चैप्टर का तुमसे टेस्ट लूँगी बाकायदा। उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी ऑन माई प्राइवेट नंबर, और मस्ट वॉच दिस वीडियो एंड डोंट शेयर इट। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 है हमारा गुड्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड एंड इनकम स्टेटमेंट वाला। उसकी थ्योरी हम पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट सब अब मिक्स है। उसमें सबसे पहले है प्रोडक्शन कॉस्ट, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल आता है, फिर डायरेक्ट लेबर आता है। प्रोडक्शन कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल में कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो डायरेक्टली यूज्ड हो रहा है प्रोडक्शन में, एंड डायरेक्ट लेबर में वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व जो होते हैं प्रोडक्शन के अंदर। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आता है आपका इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़, मेंटेनेंस एंड डेप्रिसिएशन वगैरह, ठीक है। फिर आती है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कॉस्ट एसोसिएटेड विद ओवरऑल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सच एज सैलरीज ऑफ मैनेजमेंट, ऑफिस सप्लाइज एंड यूटिलिटीज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का और मटेरियल और लेबर का कोई काम नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन वाली कॉस्ट है। फिर सेलिंग कॉस्ट अलग होती है, उस चीज़ों को सेल करना। डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट अलग होती है, चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना, पैकिंग करना, वेयर हाउस पहुँचाना, ट्रांसपोर्टेशन तक लेके जाना। प्रोडक्ट की कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड होती है एक प्रोड्यूस करने में, तो वो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है। पीरियड कॉस्ट वो होती है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नॉट डायरेक्टली टाइड टू द प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट कहलाती है। ना फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में हमने पढ़ा भाई, ये क्या होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट हमें पता है, कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल कॉस्ट हमें पता है। ओवरहेड कॉस्ट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि फैक्ट्री ओवरहेड में यूटिलिटी होती है, मेंटेनेंस होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होते हैं जिसमें सैलरीज होती हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, मार्केटिंग एक्सपेंस होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट होती हैं, और एलोकेटेड और यूज प्री डिटरमाइंड रेट्स होते हैं। ओवरऑल बिजनेस ऑपरेशन बट नॉट डायरेक्टली लिंक्ड और इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ आउटपुट, ठीक है ना। तो ये हमारे चैप्टर 2 की थ्योरी है। उसकी कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट हम देख लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट ही होती है, सबसे पहले होती है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट की डेफिनेशन ये है कि हम उसमें डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को ऐड करेंगे तो हमारी जो है ना प्रोडक्शन ऑफ गुड्स निकल आएगी, उसको हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। साथ में इसके एग्जांपल भी है। कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है चेयर्स को, तो प्राइम कॉस्ट कैसे होगी। लकड़ी जो डायरेक्ट मटेरियल है और वेजेस ऑफ द वर्कर जो डायरेक्ट लेबर में आता है, तो इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं तो हमारी प्राइम कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। सेकंड है फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय अ कंपनी टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट इंक्लूडिंग प्राइम कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड।
अच्छा, फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट कैसे निकलता है कि हमने पहले तो प्राइम कॉस्ट निकाल ली, उसके बाद फिर चेयर मैन्युफैक्चरिंग एग्जाम्पल है ना, तो फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट कैसे निकलेगी। प्राइम कॉस्ट तो हमने निकाल ली, फिर उसमें हम प्लस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड सच एज कॉस्ट ऑफ मशीनरी, यूटिलिटीज़ और अदर फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस। ये होगा हमारा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, जो हम प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे तो हमारी फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। तीसरा है हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट वो होती है जो टोटल कॉस्ट जो लगी है प्रोडक्शन और प्रोसेस के अंदर, सही ना, इंक्लूडिंग फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट और नॉन फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सच एज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, सही ना। एग्जांपल अगर इसके हम लें तो चेयर एडिशनल कॉस्ट उसमें लगी है एडमिनिस्ट्रेशन की, मार्केटिंग की, डिस्ट्रीब्यूशन की, ये एडिशनल कॉस्ट है। द प्रोडक्शन कॉस्ट विच वुड इंक्लूड द फैक्ट्री कॉस्ट अलॉन्ग विद दीज नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना। तो ये इसकी एग्जांपल थी प्रोडक्शन कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट के अंदर जो है ना, टोटल कॉस्ट की डेफिनेशन ये है, सम ऑफ ऑल कॉस्ट एसोसिएट विद प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग अ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग प्रोडक्शन कॉस्ट एंड एडिशनल कॉस्ट सच एज सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। इन सब की डेफिनेशन हमें पता है। एग्जांपल है, एक चेयर बना रहे हैं तो उसकी टोटल कॉस्ट कैसे होगी कि प्रोडक्शन कॉस्ट होगी जैसे फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट and any other cost incurred in running the business such as salaries of administrative staff, marketing expenses and distribution cost। तो आपकी टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। नीचे समरी के अंदर मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है, प्राइम कॉस्ट कैसे निकलेगा, फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट कैसे निकलेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकलती है, टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, ठीक है ना। इन सबको आपको याद करना होगा। ये अब हमारे जो है क्योंकि थ्योरी ख़त्म हो गई है, ये कि अब हमारी थ्योरी ख़त्म हो गई है तो हमारी एग्जाम्पल्स स्टार्ट होंगी, अब न्यूमेरिकल्स वगैरह स्टार्ट होंगे। थ्योरी अभी तक तो इतनी ही थी, आगे देखते हैं। मुझे भाई सर्दी बहुत लगती है, सीधी बात है। बहरहाल तो इसको जो है फॉर्मूले इसको याद कर लेना। अच्छा, मैंने एक चीज़ और बताई, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है। क्वांटिटेटिव डेटा न्यूमेरिकल होता है और क्वांटिटेटिव डेटा न्यूमेरिकल होता है एंड क्वालिटेटिव डेटा नॉन न्यूमेरिक और डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है। इसमें ऑब्जर्वेशन होती हैं और बिहेवियर और एटीट्यूड्स को अंडरस्टैंड किया जाता है। एक सिनेरियो भेजा है आप लोगों को, पूरी थ्योरी पढ़ाने के बाद सिनेरियो पढ़ना चाहिए आपको कि मैं एक बंदा है जॉन नाम का वो एंटरप्रेन्योर है, बिज़नेस करना चाह रहा है, ठीक है ना। उसको बुक्स में बड़ा इंटरेस्ट है, तो वो जो है ना प्रिंटिंग का बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है। उसका विज़न ये है कि वो हाई क्वालिटी प्रिंटिंग सर्विस जो है अपने ऑथर और पब्लिशर्स को प्रोवाइड करे, उसका भी ये विज़न है। तो अब उसको क्या ज़रूरत है, कॉस्ट कैलकुलेशन और प्रॉफिट की कैलकुलेशन की और सस्टेनेबिलिटी की, सस्टेन करेगा कि नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले वो काम क्या करेगा, मार्केट की रिसर्च करेगा और फिर प्लानिंग करेगा बिफोर प्रोडक्शन बिगेंस। तो जॉन जो है वो सबसे पहले मार्केट रिसर्च करेगा, आइडेंटिफाई करेगा पोटेंशियल क्लाइंट्स कितने होंगे, कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, मार्केट की ट्रेंड्स क्या चल रही है, इन्फॉर्मेशन शेप निकालेगा, कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस प्लान आउटलाइनिंग करेगा, गोल्स को टारगेट करेगा, मार्केट को, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बनाएगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी बताएगा। सेकंड स्टेप इसका होगा कि फैसिलिटी सेटअप एंड इक्विपमेंट एक्विजिशन, ठीक है ना। वो जॉन फिर क्या करेगा, अपने बुक प्रिंटिंग बिजनेस के लिए मिनिमाइज कॉस्ट के लिए जॉन सेलेक्ट करेगा इंडस्ट्रियल जोन को फॉर हिज प्रिंटिंग फैसिलिटी। वहाँ पे जो है ना इंडस्ट्रियल जोन में जो है ना रेंट वगैरह थोड़े मिनिमाइज होते हैं, ये फ़र्क होता है। फिर वो इन्वेस्ट करेगा, स्टेट ऑफ द आर्ट प्रिंटिंग मशीन ख़रीदेगा, कटिंग इक्विपमेंट ख़रीदेगा, बाइंडिंग मशीन्स ख़रीदेगा। ये सब जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं जो इंक्लूड होते हैं बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट में, सही है ना। अब मैं बता दूँ उसमें फ़िक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या है। फ़िक्स्ड कॉस्ट है जो प्रोडक्शन फैसिलिटी लीज फॉर द प्रोडक्शन फैसिलिटी, सही है ना, जो उसने वो जगह लीज पर ली है जहाँ पे वो प्रोडक्शन फैसिलिटी देने वाला है। ये फ़िक्स्ड कॉस्ट है जो उसे एट एनी कॉस्ट पे करनी है। परचेज ऑफ प्रिंटिंग मशीन एंड इक्विपमेंट, ये फ़िक्स्ड कॉस्ट है उसकी, उसको हर हाल में ख़रीदनी है,
ठीक है। इंस्टॉलेशन एंड सेटअप एक्सपेंसेस, ज़ाहिर सेटअप है उसको पूरा बनाना पड़ेगा, वो फिक्स कॉस्ट है उसकी। इनिशियल इन्वेंट्री ऑफ पेपर, इंक एंड रॉ मटेरियल, इनिशियली उसे जब ये ख़रीदनी है तो ये भी उसकी फ़िक्स कॉस्ट है। अब उसको रेंट देना है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का, ये भी उसका फिक्स्ड कॉस्ट है। इंश्योरेंस उसने करवाया अपने प्रॉपर्टी का, लाइबिलिटी का, वर्कर कंपनसेशन का, ये सब फिक्स कॉस्ट है। फिर उसमें ना वेरिएबल कॉस्ट क्या है, एनर्जी कंजप्शन हो रही है, एनर्जी मतलब यूटिलिटीज़ वगैरह ये। फिर मेंटेनेंस हो रही है, रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह, अगर कोई तोड़ फोड़ हो जाती है तो वेरी करता है ना, कभी नहीं भी होती है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो गई, पेपर हो गया, इंक हो गया, ठीक है ना, ये हो गई आपका फिक्स कॉस्ट। उसके बाद है डायरेक्ट लेबर। जॉन जो है वो है, अच्छा डायरेक्ट लेबर जॉन जो है, फिर जो है ना जब सारा सेटअप वेटअप लगा लेता है तो फिर वो सेटअप वेटअप लगाने के बाद जो है जनाब क्या करते हैं कि फिर स्किल्ड ऑपरेटर जो है वो हायर करता है। भाई लेबर भी तो चाहिए ना उस मशीनरीज को चलाने के लिए। टेक्नीशियन रखता है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या कहते हैं स्टाफ रखता है, ऑर्डर्स लेता है, उसको प्रोसेस करता है, कस्टमर सर्विसेज देना शुरू करता है, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट को इनकम पास करता है, सैलरीज बेनिफिट्स देता है, फिर ट्रेनिंग्स जिनको नहीं आता, कुछ बंदों को मशीनरीज चलानी नहीं आती, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ होती हैं वो इम्पोर्टेड होती हैं, तो फिर उनके ट्रेनिंग के एक्सपेंसेस भी होते हैं, ये सब डायरेक्ट लेबर में आते हैं। फिर इसमें मटेरियल क्या है, क्वालिटी की इंश्योर करना कि क्वालिटी हमारी जो हम ले रहे हैं चीज़ों को उसकी क्वालिटी अच्छी हो। अच्छा जॉन जो है सोर्सेस कहता है प्रीमियम ग्रेड पेपर हो, इको फ्रेंडली इंक हो, ड्यूरेबल बाइंडिंग मटेरियल है, वो ये सब ये चाहता है और उसने ये सब ख़रीदा है मटेरियल। तो वो अपना रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है विद रिलायबल सप्लायर्स के साथ, वो अपना रिलेशनशिप और बिल्ड करता है ऐसे रिलायबल सप्लायर्स के साथ कि वो उसके अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट उसको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं विद मटेरियल कॉस्ट वेरिंग बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस एंड प्रोडक्शन वॉल्यूम, ठीक है ना, सूटेबल प्राइस के साथ भी और प्रोडक्शन वॉल्यूम भी। ओवर उसके बाद है ओवरहेड कॉस्ट। जॉन जो है वो ओवरहेड कॉस्ट जिसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कहते हैं वो एलोकेट करेगा, देखेगा सारे इलेक्ट्रिसिटी वाटर गैस के बिल आ रहे होंगे वो पे करेगा, डेप्रिसिएशन होता है इक्विपमेंट का वो पे करेगा, ऑफिस सप्लाईज हो गई और बाकी मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गए। वेरिएबल कॉस्ट हमें पता है डायरेक्ट लेबर मटेरियल, वेरिएबल कॉस्ट तो वेरी करती है, प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ेगा, ओवर टाइम पे होगी, शिपिंग बढ़ेगी, एडिशनल रॉ मटेरियल होगा, एक्सपेंसिव होगा। प्राइसिंग स्ट्रेटजी, जॉन जो है कैलकुलेट करेगा कि टोटल कॉस्ट जो है मुझे ये पर यूनिट पड़ रही है, तो अब इसमें मैं प्रॉफिट मार्जिन कितना रखूं और कॉम्पिटिटिव और प्रॉफिटेबल प्राइस को हम, ठीक है, इसके अंदर इंक्लूड करें। कॉस्ट क्लासिफिकेशन इसमें हम पढ़ चुके हैं, वही इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिक्स कॉस्ट उसकी, फैसिलिटी रिलेटेड एक्सपेंसेस, वेरिएबल कॉस्ट उसकी है हमारी, प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस, मार्केट कंडीशन, डायरेक्ट लेबर वेजेस, बेनिफिट्स एंड ट्रेनिंग, मटेरियल कॉस्ट है, ओवरहेड कॉस्ट है, टाइम बेस्ड क्लासिफिकेशन जो है, रॉ मटेरियल है, शॉर्ट टर्म कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट है, एनर्जी कंजम्पशन है, लॉन्ग टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव और इंश्योरेंस कॉस्ट है। नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्लासिफिकेशन इसके अंदर क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का, रेंट फॉर ऑफिस, इंश्योरेंस, सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज, सही ना, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद है शट डाउन कॉस्ट, वो एक्सपेंस होता है, इनकर्ड होता है टेम्परेली क्लोजिंग ऑपरेशंस, जो फिक्स्ड तो हमें देने होते हैं बट वेरिएबल कॉस्ट भी हमें देनी होती है, जिसमें यूटिलिटीज़ हो, मटेरियल वेस्ट ना हो रहा हो, तो रीटोलिंग हो रही होती है यानी स्टार्ट होता है तो कॉस्ट बढ़ भी जाती है इक्विपमेंट मेंटेनेंस की, तो हमें केयरफुली एनालाइज करना होता है चीज़ों को कि क्या करना है और डिसीजन मेकिंग किस तरह लेनी है, शॉर्ट टर्म लेनी है या लॉन्ग टर्म, फॉर हिज सक्सेस ऑफ हिज बुक प्रिंटिंग बिजनेस, सही है ना। अच्छा इन दिस सिनेरियो ऑफ लॉन्चिंग अ बुक, जब उसने बुक लॉन्च कर रहा है तो हम जो है ना उसकी टोटल कॉस्ट किस तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग में इस्तेमाल करेंगे वो हम देखते हैं। प्राइम कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट डेफिनेटली, फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट के बाद हमारा है प्रोडक्शन कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट इस सिनेरियो में प्राइम कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है, सैलरीज, बेनिफिट, ट्रेनिंग एक्सपेंस और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्शन, ठीक है। ये मटेरियल कॉस्ट क्या है, प्रीमियम ग्रेड पेपर, इको फ्रेंडली इंक एंड ड्यूरेबल बाइंडिंग मटेरियल,
इन दोनों को प्लस करेंगे हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। फैक्ट्री ओवरहेड में है हमारे फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट जो ऊपर लिखे हुए हैं, और प्रोडक्शन फैसिलिटी सच एज लीज ऑफ द प्रोडक्शन फैसिलिटी, परचेज ऑफ प्रिंटिंग मशीन एंड इक्विपमेंट, इंस्टॉलेशन सेटअप जो उसने करवाया, इनिशियल इन्वेंट्री ऑफ पेपर और इंक और रॉ मटेरियल जो लिया, ये हमारा जो है फैक्ट्री ओवरहेड है। फैक्ट्री तो फिर हम प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड अगर ऐड कर देते तो फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट निकल आएगी हमारी। प्रोडक्शन कॉस्ट में फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट तो हमें पता चल गई, ठीक है। एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट क्या है? ओवर टाइम पे ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग पीक प्रोडक्शन टाइम्स, ओवर टाइम कर रहा है तो उसकी पे भी दे रहा है। फिर जो है शिपिंग कॉस्ट हमारी बढ़ गई है, रशियन ऑर्डर कॉस्ट बढ़ गई है, एडिशनल रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस, आउटपुट बढ़ रहा है तो फिर हमारी कैपेसिटी कॉस्ट भी बढ़ रही है, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन कॉस्ट है, फैक्ट्री कॉस्ट हमने निकाली, एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाली और फिर उसको ऐड किया। हमारी लास्ट हमारी है इसके अंदर टोटल कॉस्ट कैसे निकली। प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर सबसे पहले जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कॉस्ट है, जिसमें यूटिलिटीज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, डेप्रिसिएशन, रेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी, लाइबिलिटी, वर्कर कंपनसेशन ऑफिस, सप्लाईज एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। लेकिन ये हमारी जो है ना टोटल कॉस्ट में आएगा। तो हम प्रोडक्शन कॉस्ट को और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग दीज कॉस्ट कंपोनेंट अलाउ जॉन टू एनालाइज, जब वो ये सारी कॉस्ट समझ जाएगा तो वो एनालाइज कर पाएगा और मैनेज कर पाएगा कॉस्ट को इफेक्टिवली, और सपोर्टिंग हिज एफर्ट टू स्टैब्लिश अ सक्सेसफुल एंड सस्टेनेबल बुक प्रिंटिंग बिजनेस। तो वो अपना डिसीजन मेकिंग लेगा, फिर स्टार्ट करेगा एक सक्सेसफुल बिजनेस अपना। ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो भाई आज के लेक्चर को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग की बेसिक समझ आ गई होगी। तो जो है कोई भी क्वेश्चन आंसर हो, कोई भी Q&A हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करें और मुझसे सवाल कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको उसका जवाब दूँगी। तो आज का ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।